In fact, if you take any curve in R2 or in R3, right? कोई भी कर्व अगर आप, any curve in R2 or in R3 is not an open set. तो इस तरह की चीजें अक्सर आप लोगों के कॉम्पिटिशन्स में छोटे छोटे एक रीजन बना देगा। इसी तरह से आप अगर हायर डायमेंशन में जो जो चलेंगे, 3 डायमेंशनल स्पेस में हैं और कोई 2 डायमेंशनल पिक्चर आपको दिखा दिया जाए, कह दिया जाए बताइए प्लेन ओपन है कि नहीं, तो प्लेन देख, जैसे मान लीजिए कोई आप R या R3 है और इसमें कोई एक प्लेन का पिक्चर बना दे, ये you can take the z is equal to x plus y like this, any plane, so whether this is open or not. तो यहाँ जो आप बॉल लेंगे वो बॉल R3 का बॉल होगा, ध्यान देंगे, वहां जो बॉल होगा वो अर्थ बॉल होगा, R3 का बॉल होगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल x y z such that x square y square z square is less than a square, right? This is the whole ball. तो यहाँ भी आप दिखा सकते हैं कि कोई प्लेन या इनफैक्ट कोई भी सरफेस अगर आप ले, सरफेस हालांकि हमने प्रिसाइसली डिफाइन नहीं किया, बट रफली यू मीन दैट्स अ 2 डायमेंशनल थिंग. कोई प्लेन है, उस प्लेन को आपने फोल्ड वगैरह कर दिया है, कुछ इस तरह का है सरफेस, जैसे आप स्फेयर देखा है, एलिप्सॉइड देखा है, तो इस तरह के जो भी सरफेसेज हैं जो ऑलरेडी आप लोग बीएससी में पढ़ चुके हैं, हम लोग उसी को यहाँ पे स्टडी करेंगे और डीप स्टडी करेंगे. बट वही है कि हम उन्हीं सर्फेसेज को पढ़ने जा रहे हैं, उन्हीं को जनरलाइज करने जा रहे हैं जो ऑलरेडी आप लोगों ने एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, लाइक स्फेयर, सिलेंडर्स, कोन्स, कैटेनाइड, हेलिकॉइड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए और कोई अगर आप ये अगर आप 3 डायमेंशनल बनाइए, तो वो बॉल निश्चित रूप से ये सरफेस इसको इंटरसेक्ट तो करेगा, लेकिन ये ऊपर और नीचे वाला पोर्शन जो है वो इस प्लेन में नहीं होगा. एंड देयरफॉर दिस प्लेन, हालांकि वो इन्फिनिट प्लेन है, इन्फिनिट तक जा रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट ओपन, इज नॉट ओपन सेट, राइट? तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ देख रहे हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है, व्हाट इज योर व्यू, वेदर यू आर वर्किंग इन R3 और इन R2. R2 में अगर आप लीजिएगा तो प्लेन एक ओपन सेट है. अगर आप केवल प्लेन की बात करें, इन R2 itself is an open set, whole metric space is an open set, in fact it is open as well as closed. अगर उसी को आप R3 में देखिएगा तो R3 में ये जो प्लेन है कि आप कोई एक ऐसा सेट x और y बताइए कि जो बाइजेक्टिव हो, इंजेक्टिव भी हो, अनटू भी हो, कंटिन्यूअस भी हो, बट इनवर्स इज नॉट कंटिन्यूअस. केवल आप एनालिसिस का नोट्स अगर आप उठाएंगे जो लोगों ने क्लास किया है तो हमें लगता है आप लोगों को मिलेगा, या फिर खुद आप लोग सर्च करिएगा कि क्या ऐसा एग्जाम्पल होगा कि जो बाइजेक्टिव है, कंटिन्यूअस है, बट इनवर्स इज नॉट कंटिन्यूअस. तो गिव एन एग्जाम्पल. ओके, तो रफली होम्योमॉर्फ का मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ पे एक सेट आपका x, जैसे मान लीजिए कि आप एक मान लीजिए कि आप स्फेयर एक ले लेते हैं, राइट? स्फेयर हियर, राइट? सपोज स्फेयर, 2 डायमेंशनल स्फेयर, इसमें S2 से डिनोट करते हैं, राइट? 2 डायमेंशनल स्फेयर, गोला, फुटबॉल है, फुटबॉल का केवल कवर है, इसमें अंदर कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल, राइट? जस्ट इसका कवर आपने लिया है. कलेक्शन ऑफ ऑल x y z in R3 such that x square y square z square is equal to 1, is equal to 1, केवल बाउंड्री पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है? इंटीरियर नहीं है, नॉट लेस देन होगा तो उसको हम बॉल कहेंगे, और अगर केवल इक्वल टू 1 है उसको हम स्फेयर कहेंगे. तो दिस इज स्फेयर. एंड यू कैन कंसिडर से दिस काइंड ऑफ ellipsoid, right? You call this an ellipsoid, right? ellipsoid, यहाँ भी आप चाहें तो बना सकते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस.
and then you can take some, say, cube, right? Right, जैसे क्यूब, आप चाहें तो इसको एक्स एक्सिस बना लीजिए, वाई एक्सिस बना लीजिए, जेड एक्सिस, राइट? तो यहाँ सभी सरफेसेस हैं, केवल सरफेसेस की बात हम कर रहे हैं, केवल सरफेसेस की बात हम कर रहे हैं, राइट? ऑल दीज सरफेसेस आर होम्योमॉर्फिक टू। होम्योमॉर्फिज्म का मतलब कि आप एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक अगर उसको कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करें तो दूसरा सरफेस आपको मिल जाए, ठीक है? कंटिन्यू फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर एक सरफेस से दूसरे, मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको एक कंटिन्यूअस मैप मिल जाए, कंटिन्यूअस मैप मतलब एक कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन आप कर रहे हैं, ठीक है? तो आप चाहें तो एक ही इस बड़े सेट के अंदर आप स्फेयर भी डाल सकते हैं, और करेस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑफ द स्फेयर, फॉर एग्जांपल अगर मान यहाँ पे स्फेयर अपना अंदर आप डाल दीजिए, ये अगर आप इस तरह के लाइंस अगर आप खींचें, या इसी इलिप्सॉइड के लिए भी कर सकते हैं, तो करेस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस यू गेट अ पॉइंट, right? Corresponding to every point on the sphere you get a point on this cube, and otherwise also that corresponding to every point on the cube you get a point on the. So at least intuitively it is clear that yes, these there is a homeomorphism, but sometimes it's very difficult to write explicitly that what is the homeomorphism, right? तो ये मुश्किल होता है बताना कि वो होम्योमॉर्फिज्म होगा क्या, वो मैप एक्सप्लिसिटली आप कहेंगे। तो कभी कभी आप लिख भी सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट, राइट? तो इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हम ये दिखाएं कि हाँ साहब ये दो सरफेस, इनफैक्ट ये बहुत ही मैथमेटिक्स का डीप कह लीजिए कि प्रॉब्लम पहले भी था है, और आज भी है, और भविष्य भी रहेगा, कि क्योंकि अभी तो बहुत सिंपल सरफेस की बात हम कर रहे हैं, बट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, हाई डायमेंशनल जो एनालॉग्स हैं, उसमें ये बताना कि कौन एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक है, कौन एक दूसरे के होम्योमॉर्फिक नहीं है, ये काफी जो है वो जटिल सवाल है, और इसका प्रश्न अभी भी मैथमेटिशियन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको ढूंढने में लगे हुए हैं, राइट? ओके, तो अब हम बिल्कुल रेडी हैं सरफेस का डेफिनेशन देने के लिए। सो व्हाट इज सरफेस फॉर मी? सरफेस, तो रफली बात करें तो हम R3 के सरफेस की बात है, आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। R3 का एक ऐसा सबसेट, एक ऐसा जो अगर एक पॉइंट पे आप खड़े, एक मतलब लोकली का मतलब उस पॉइंट के आसपास हुड में R2 की तरह से दिखाई दे, R2 की तरह दिखाई दे, तो ये रफ डेफिनेशन है, बहुत ही रफ डेफिनेशन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। तो रफली इट लुक लाइक is called surface, right? Will be more precise, but let us intuitively understand this, that is subset of R3 which R2 is called a surface। तो इसका जो ओरिजिन है आप सोच सकते हैं, जैसे हम लोग जब अर्थ पे हैं, अर्थ का जो सरफेस है, स्फेयर का जो सरफेस है, जो ऊपर का परत है, हम अर्थ के नीचे की मिट्टी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल उसके, तो जो सरफेस है, अगर आप एक जगह खड़े होते हैं तो आपको ऐसा नहीं महसूस वास्तव में गोला है, आपको महसूस होता है कि ये एक प्लेन का हिस्सा है, और आगे आप बढ़ते जाएंगे और ऐसा ही प्लेन आपको मिलेगा। सो लोकली इट्स लुक लाइक दिस इज द इंट्यूटिव आइडिया टू अंडरस्टैंड द सरफेस, राइट? तो इंट्यूटिव हम ऐसे ही कहेंगे कि जैसे हम अर्थ को फील करते हैं कि आसपास बिल्कुल एक प्लेन की तरह दिखाई देता है, वास्तव में ऐसा है नहीं। आप जब दूसरे प्लेनेट से देखेंगे, दूसरे जगह से जाके आप जो तमाम सारे उपग्रह आप छोड़े जाते हैं, वहां से जब आप देखेंगे उसका पिक्चर, तो देखा कि ये वास्तव में एक स्फेयर है, बट लोकली इट लुक लाइक अ प्लेन, राइट? तो ये हम इसको मैथमेटिकल प्रिसाइज करने जा कि कैसे हम इस लोकली लुक लाइक को डिफाइन करेंगे। तो कहते हैं कि एक R3 का सबसेट हम सरफेस कहेंगे अगर इसके हर पॉइंट के लिए, फॉर ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस, मान लीजिए कि इस सेट को हम S कह रहे हैं, तो फॉर ईच पॉइंट P, हाँ, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड P, नेबरहुड
U of P in S, right? And a neighborhood or a subset, open subset V in R2. And there is a homeomorphism between the two. You may homeomorphism as say क्या क्या होना चाहिए कि पॉइंट के लिए एक नेबरहुड होना चाहिए, और ये नेबरहुड का मतलब क्या है कि हम एस को एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले रहे हैं, जो सबसेट है उसको कैसे टोपोलॉजिकल स्पेस ले रहे हैं, तो चूंकि हम टी में हैं तो हम R3 से जो सब टोपोलॉजी जो एस पे आएगी उस सब स्पेस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में हम उसको टोपोलॉजिकल स्पेस कंसीडर। सब स्पेस टोपोलॉजी क्या होती है, आप लोगों ने टोपोलॉजी में पढ़ा होगा। इस एस पे अगर हम चाहें, R3 में ऑलरेडी एक टोपोलॉजी है, या यूजुअल टोपोलॉजी आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो उस टोपोलॉजी से अगर इस सबसेट एस पे हम एक सब स्पेस टोपोलॉजी डालना चाहें तो वो कैसी टोपोलॉजी होगी, किस तरह से टोपोलॉजी बनेगी? आप इसके किस सबसेट को ओपन सबसेट कहेंगे, ओपन सेट कहेंगे? यू को हम ओपन कब कहेंगे? अगर हम कंसीडर करने यहां हम सब स्पेस टोपोलॉजी लेंगे, सो व्हेन दिस यू इज सेट टू बी ओपन, बताया आप लोगों में? U intersection sir S. U is already contained in S, so therefore U intersection S is U. ये R3 में हम हैं, R3 में हैं, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि R3 से जो जो इंड्यूस टोपोलॉजी होगी, जो टोपोलॉजी होगी सबसेट ऑफ R3, तो जो S पे जो सब स्पेस टोपोलॉजी होगी जो R3 से आ रही है, उस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में हम इसको एक टोपोलॉजिकल स्पेस घोषित कर सकते हैं, राइट? तो टोपोलॉजिकल स्पेस कहने का मतलब ये कि आपको यहाँ ओपन सेट्स मिल जाए, तो हर पॉइंट के लिए डेफिनेशन है कि हर पॉइंट के लिए आपको यहाँ एक ओपन सेट मिल जाए, एक ओपन सेट R2 में मिले, और एक होम्योमॉर्फिज्म सिग्मा मिल जाए। अगर ऐसा हर पॉइंट के लिए है तो हम कहेंगे कि साहब S जो है वो आपका सरफेस है, और ये जो सिग्मा है, इस सिग्मा मैप को हम सरफेस पैच कहेंगे, सरफेस पैच। दिस इज कॉल्ड सरफेस पैच, राइट? दिस इज कॉल्ड सरफेस पैच। एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल सरफेस पैचेज, जितने सरफेस पैचेज होंगे, पैच मतलब आप बिल्कुल फुटबॉल वैसा ही पैच समझिए कि ये जाके एक जगह पैच बना देगा, दूसरे पैचेज मिल करके उस पूरे स्फेयर को कवर कर लेना चाहिए। मतलब सभी सरफेस पैचेज का जो यूनियन है वो सरफेस एस हो जाना चाहिए, राइट? तो ये जितने भी पॉसिबल ऐसे आपको सरफेस पैचेज मिलेंगे, तो ओपन सेट वी और सरफेस पैच सिग्मा, अब कलेक्टिवली आप इसको कहते हैं चार्ट। एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल चार्ट्स इज कॉल्ड एन एटलस, राइट? एटलस जो आप लोगों ने यहीं से शायद आप लोगों ने एटलस का नाम सुना होगा, जो 7th 8th क्लास में आप लोग एटलस, इसमें अर्थ के अलग अलग मैप निकालते हैं, तो आप देखेंगे कैसे ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, हम लोग उस पर आएंगे। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि पूरे स्फेयर को एक जगह हम एक पिक्चर में नहीं लेते हैं, बल्कि उसके पार्ट में हम पैचेज लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट में। किसी में आप देखेंगे यूरोप का रहेगा, किसी में एशिया में ऑस्ट्रेलिया का रहेगा, तो अलग अलग पैचेज में हम स्टडी करते हैं, तो अलग अलग, ठीक है। और कलेक्टिवली जो है वो सभी पैचेज का जो कलेक्शन होगा उसको हम एटलस कहेंगे। बट स्टिल द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज that when you say this U to be open in S, when you say it's U to be open, इनफैक्ट जो आपके बुक में नोटेशन दिया गया है वो इसको V और इसको U कहें, तो हम उसके अकॉर्डिंग कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन न रहे। इसको आप U कर लीजिए और इसको V कर लीजिए। जो R2 का ओपन सेट है उसको U कह दीजिए,
और जो S में जो ओपन सेट है उसको V कह लीजिए. दिस इज योर U एंड दिस इज योर V. आप लोगों को सब स्पेस टोपोलॉजी पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है टोपोलॉजी स्पेस में, टोपोलॉजी में सेकेंड सेमेस्टर में? यस, पढ़ाया हुआ है। आप लोगों में से लग रहा है कोई नहीं क्लास किया है. क्लास किए होंगे तो जरूर याद आना चाहिए आप लोगों को. सब स्पेस टोपोलॉजी ये है कि दिस V is said to be open in S. S का मतलब ये सरफेस है. S का मतलब ये सरफेस है. तो दिस V is said to be open in S if there exists an open set W of R3. R3 एक टोपोलॉजिकल स्पेस है. ठीक है, ये एक टोपोलॉजिकल स्पेस है. तो इसके ओपन सेट की बात आप कर सकते हैं. आपको पता है क्या क्या इसके ओपन सेट है. तो हम इसको ओपन कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट W in R3 such that this W intersection S is actually V. ये ठीक है? याद आया आप लोगों को कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक सरफेस है और आपको देखना है कि इसका एक ये जो पैच है, ये पैच ओपन है कि नहीं, ये जो सबसेट V जो है वो ओपन है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा. आपको बेसिकली एक ओपन सेट, आप सबसे आसान ओपन सेट है कि ओपन बॉल ले लीजिए R3 में, और उस ओपन बॉल, ये जो ओपन बॉल है पूरा, ये W है, ओपन बॉल और S का, या मतलब ये पूरा जो सरफेस है इसका इंटरसेक्शन कराइए. तो इंटरसेक्शन में ये आपको बीच का रीजन मिलेगा और ये रीजन आपका V होना चाहिए. तो अगर हर V के मतलब जिस V चेक करना है कि हाँ ये V है कि नहीं, तो उस V के लिए आपको इस R3 में को चाहिए कि W इंटरसेक्शन S दिस शुड बी इक्वल टू V. राइट. तो इस तरीके से हम सरफेस पर ओपन सेट की बात कर सकते हैं. तो अगर हर पॉइंट के को एक ओपन सेट मिले V सरफेस पे, और एक ओपन सेट मिले इस R2 में, और एक हमको होम्योमॉर्फिज्म मिल जाए, और ये हर पॉइंट के लिए होना चाहिए. अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि हाँ साहब ये जो S है एक सरफेस है. इस S is said to be a surface. तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि a subset S of R3, subset S of R3 is a surface, if for each P in S, if for each point P in S there is an open set U in R2 and an open set V in S, means with respect to subspace topology, with respect to subspace topology of I. That is there exists an open set W of R3 such that this W intersection S is equal, right? So if there exists an open set V in S and a homeomorphism sigma from U to V. So a subset of R3 is said to be a surface if for each point, या इसको टोपोलॉजिकल सरफेस भी कहते हैं, सरफेस या टोपोलॉजिकल सरफेस, if for each point P there is an open set U of R2 and open set V in S with respect to subspace topology and homeomorphism sigma from U to V. Then we see that this S is a surface in R. Now, what are examples? What are the best examples of the surface? So, the first example, as you see, is plane. If you take any plane in R3, we can show that this is actually surface. Any plane, not necessarily XY plane. If you take any plane
इन R3, ये आपका x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस है। तो ये आपकी किताब में दिया हुआ एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए तो अच्छा है, नहीं तो इसको नेक्स्ट टर्न पे इन एग्जाम्पल्स को हम एक्सप्लोर करें। तो दिस प्लेन, इनफैक्ट एनी प्लेन इन R3 इज ए सरफेस। इफ यू टेक यूनिट स्फेयर, जो कि आपका ओरिजिनल आइडिया था कि हम यहीं से हम बेसिकली सरफेस का एग्जांपल हम स्टार्ट कर, दिस इज द, यू कैन से इज द हार्ट ऑफ ऑल एग्जांपल्स, दिस स्फेयर in case of surfaces. The surface of this ball, rest of the ball, that is sphere, which is called the sphere. What is sphere? Sphere is the surface of the ball. तो ये जो इस बॉल का जो सर्फ, इसको हम स्फेयर कहते हैं, और ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है। इसका मतलब या इसका हर पॉइंट आप देखेंगे उसके लिए एक नेबरहुड मिलेगा, एक नेबरहुड R2 में मिलेगा, आपको एक होम्योमॉर्फिज्म मिल जाएगा। इस प्रकार कि ये ऐसे हर पॉइंट जो है वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। आई मीन हर पॉइंट के लिए आपको नेबरहुड का सरफेस पे नेबरहुड मिलेगा R2 में, और आपको होम्योमॉर्फिज्म के। तो ये सभी एग्जांपल्स आपके बुक में ये एटलीस्ट प्लेन और स्फेयर का दिया हुआ है, लेकिन मैं इन दोनों को करूँगा डिटेल में, इसके बाद शायद एग्जांपल्स आप लोग अपने मन से करेंगे, बट इन दो एग्जांपल को हम लोग डिटेल में करेंगे। और फिर उसके बाद हम स्मूथ सरफेस की बात करेंगे। अभी तो सरफेस, इसको टॉपोलॉजिकल सरफेस, जैसे अगर आप चाहें तो इस सरफेस में आपका सरफेस ऑफ जो क्यूब है, क्यूब उसका सरफेस, बॉक्स का सरफेस, ये सभी सरफेसेज हमारे लिए टॉपोलॉजिकल सरफेसेज हैं, वो सरफेस के एग्जांपल को सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन उसमें कुछ ऐसे एग्जांपल होंगे, जैसे अगर आप बॉक्स का सरफेस ले लीजिए या क्यूब का सरफेस ले लीजिए, आप क्यूबॉइड का सरफेस ले लीजिए, तो उन सरफेसेस को हम स्मूथ सरफेस या डिफरेंशिएबल सरफेसेस नहीं कहेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो आपका ये स्फेयर का सरफेस, सॉइड का सरफेस है, हाइपरबोलॉइड का सरफेस है या प्लेन है, ये सभी ये रेगुलर सरफेसेस या स्मूथ सरफेसेस होंगे। तो अब इसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीक करेंगे। थैंक यू। ये दो एग्जांपल लेकिन आप लोग करेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई दिक्कत? आप लोग बिल्कुल फ्री होकर के बात करें। हमें लगता है कि आप लोग केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है, हम बोलते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हो। तो हमें लगता है लर्निंग तो ये होता है प्रोसेस ना, कि लर्निंग में दोनों लोग, आप लोग भी कुछ पूछो, कुछ बोलो, ताकि हमें ऐसा लगे कि आप लोग कुछ सीख रहे हो। ऐसा ना लगे, हमें लगता है कि आप लोग तो यार मास्टर हो, लग रहा है सब समझ रहे हो, तो हमें लगता है कि थोड़ा और तेज होना चाहिए। तो मैं हालांकि बहुत ही स्लो चलता हूँ, मैं जानबूझ के बहुत स्लो चलता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को कभी भी लगे कि मैं बहुत ही स्लो चलता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा हमें पुश कर सकते हैं, मैं और तेज हो जाऊँगा, थोड़ी स्पीड अपनी बढ़ा दूंगा। और अदरवाइज बीच बीच में दूसरा तरीका है कि आप लोग बीच बीच में क्वेश्चंस हमसे करते रहें, क्वेश्चंस करेंगे तो हम थोड़ा अपनी स्पीड और कम करेंगे, क्योंकि कोर्स तो खैर बहुत लंबा है और ये बेहद है, ये कई साल अगर आप पढ़ेंगे तो ये डिफरेंशियल ज्योमेट्री खत्म होने वाली नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी हम लोग बेसिक्स, बिल्कुल इनिशियल लेवल की चीजों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।